नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया की जीत का अंतर मत देखिए, इस जीत के मायने को समझिए। ये कमलनाथ के जादू की जीत है, इस जीत के शिल्पकार कमलनाथ हैं। ये जीत कांग्रेस के लिए एनर्जी बूस्टर बन के आई है, जिससे बड़ी है पार्टी की मजबूती, भरोसा बढ़ा है। और इस जीत के साथ पिछले 11 महीने से कमजोर सरकार का ताना सुन रही कांग्रेस को बीजेपी को सुनाने के लिए एक जवाब मिला है कि अब बहुमत के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है सरकार। उधर छत्तीसगढ़ में चित्रकोट के जनादेश ने पूरे बस्तर की सियासत बदल दी है। बीजेपी पूरे बस्तर से साफ हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी यकीनन इस छेपक के साथ हार का सार निकाल रही है कि सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग हुआ है। पर इस पर्दे से भी 15 साल इन राज्यों में सत्ता देख चुकी बीजेपी अपनी गलतियां ढक पाएगी क्या? सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे कि क्या एमपी में अपने नेता अपना राग बीजेपी को हार का मुंह दिखा गया? क्या स्थानीय मुद्दों को छोड़कर उपचुनाव में भी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना पार्टी का आत्मघाती फैसला था? इस उपचुनाव की जीत और हार के कई भावार्थ हैं। बाकी फिलहाल एक लाइन में इतना तय मानिए कि अब अगले कई महीनों तक बीजेपी के नेता ये कहने की हैसियत में तो नहीं होंगे कि एमपी की कमलनाथ सरकार में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है और हम जब चाहें तब इसे गिरा सकते हैं। झाबुआ की इस जोरदार जीत ने कमलनाथ सरकार को इस संतोषजनक स्थिति में ला दिया है। तो प्राइम डिबेट में आज झाबुआ से लेकर चित्रकोट तक चुनाव नतीजों पर बड़ी बहस करेंगे। इसके अलावा दोनों राज्यों के जो खास पैनल है वो भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन इसके अलावा हम वहां भी देखेंगे जरूर एक बार के महाराष्ट्र में और उसके अलावा हरियाणा में क्या जीत के मायने हैं और उसका क्या असर एमपी में पड़ेगा। तमाम मसलों पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। झाबुआ उपचुनाव में मोहर सिर्फ कांतिलाल भूरिया के नाम पर ही नहीं लगी, कमलनाथ सरकार के 11 महीने के काम पर भी लगी है। उस भरोसे पर भी लगी है जब झाबुआ पहुंचे कमलनाथ ने कहा था कि छिंदवाड़ा का विकास मॉडल अब झाबुआ में भी लागू किया जाएगा। आदिवासियों का कर्जा माफ किया गया। मुख्यमंत्री मदद योजना में आदिवासी परिवार में नए जन्म पर 25 किलो अनाज के साथ हर परिवार को मुफ्त अनाज का ऐलान किया गया। बाकी जीत का अंतर बढ़ाने में कांतिलाल से कदमताल करते जेवियर मेड़ा ने भी कमाल दिखाया। आखिर के दिनों में वो इमोशनल कार्ड भी काम आया कि कांतिलाल का ये आखिरी चुनाव है। सर, जीत पे पहला रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं झाबुआ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला किया है। उन्होंने पहचान लिया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। 15 साल के धोखे के बाद अब उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं और ये वोट विश्वास का वोट है। यूं उपचुनाव की जीत हार के बहुत मायने नहीं होते, लेकिन एमपी में कमलनाथ सरकार की लंबी और मजबूत पारी के लिए ये जीत जरूरी थी। इसे सिर्फ एक सीट कांग्रेस का 115 के साथ बहुमत तक पहुंचा आंकड़ा मत मानिए। ये आंकड़ा कांग्रेस का आत्मविश्वास है और बीजेपी के मुंह पर ताला भी। ये भाजपा वाले झूठ बोलते थे, कमजोर। आप मालूम नहीं, अब ये बाई इलेक्शन उनको मैंने मालूम पड़ गया है कांग्रेस कितनी ताकतवर है, तभी तो उनको मैदान में पछाड़ा था। उधर छत्तीसगढ़ में चित्रकोट की जीत केवल कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेंजाम की जीत नहीं है। इस जीत के साथ बस्तर में बीजेपी का सफाया हो गया है। बस्तर की 12 सीटों पर अब कांग्रेस का हाथ है। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो पिछले चुनाव से हम 17,500 जीते थे, इस समय उससे बढ़ के हमको आशीर्वाद चित्रकूट की जनता ने दिया। विधानसभा में हमारे 68 सीट थी, अब बढ़ के 69 सीट हो गई, मतलब 3/4 से भी अधिक हमारी बहुमत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक मजबूत चुनाव प्रबंधन की मिसाल रही बीजेपी के सामने सवाल की चूक कहां हुई। बीजेपी इस भ्रम में रही कि स्थानीय चुनाव भी राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़े जा सकते हैं। झाबुआ में तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का दांव भी बीजेपी ने खेल दिया था। नतीजे सामने हैं। मैं उस दिन वहाँ पर भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि झाबुआ परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। हम बड़ी मुश्किल से एक आध बार जीते हैं और ट्रायंगल फाइट हुई जब भी हम जीते, और इसलिए
हमें इस बात का विश्वास था कि हमारा वोट बैंक बनेगा, हमारा वोट शेयर बढ़ेगा और चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसके बारे में हमने दावा जरूर किया था, पर हमें लगता था कि बड़ा मुश्किल है। तो चित्रकूट की जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए नया हौसला और एमपी के झाबुआ में कांग्रेस की विजय, जनता में ये संदेश कि कमलनाथ सरकार अब गिरने वाली नहीं है। बीजेपी की तमाम आशंकाओं का कांग्रेस ने एक मुश्त जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ झाबुआ से अभी हाल में जीते कांग्रेस के सीनियर लीडर कांतिलाल भूरिया साहब जुड़े हुए हैं। कांतिलाल साहब, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। बाकी मेहमानों के परिचय के बाद सवाल के साथ आपकी तरफ आता हूं। दूसरे मेहमान हैं उमाशंकर गुप्ता, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री शिवराज जी की और पूर्ववर्ती सरकारों में। स्वागत है गुप्ता साहब का। हमारे साथ जो रायपुर स्टूडियो से मेहमान हैं उनका तारुफ करा दूं। रविकांत कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रविकांत जी का स्वागत। और दूसरे मेहमान मुकेश शर्मा, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुकेश जी का भी स्वागत करता हूं मैं। कांतिलाल भूरिया साहब, सबसे पहले तो बधाई। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसको जाता है श्रेय, तो किसका नाम लेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग कांग्रेस एकजुट होकर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से लोगों को गुमराह कर रही थी, विकास ठप हो गया था, मगर माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने किसानों का कर्जा माफ लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई 6-7 महीने के अंदर। और भाजपा 15 साल से झूठे सपने दिखा रही थी और इस बात को लेकर मतदाताओं में आक्रोश था और कांग्रेस के साथ मतदाता खड़े रहे और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास किया। तो हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य आए थे और विधायक और सभी के सहयोग से हमने यहाँ पर एक अच्छा शानदार जीत हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी झूठ आधार पर ये लोगों को ठगना चाहती थी, पर हमारे मतदाता तटस्थ रहे और मतदाताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। और जो 15 साल में नहीं हुआ वो हम 3-4 साल के अंदर हम यहाँ की समस्या को हल करके रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा का मॉडल यहाँ पे लागू कर रहे हैं और झाबुआ विधानसभा सीट को गोद भी लिया है, तो अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं रहेगी। इस बात को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति हमारे मतदाता भाइयों ने विश्वास किया है और विश्वास के साथ ये शानदार जीत हासिल की हमने। ठीक है भूरिया साहब, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि 27,804 वोटों से आप अभी जीते। जब लोकसभा चुनाव आप लड़े थे, आपके इसी झाबुआ विधानसभा से 7,298 वोटों की बढ़त आपको मिली थी। हालांकि बीजेपी तब भी पीछे थी आपसे, ये मार्जिन तो बहुत बढ़ गया। एक जिक्र आता कल्याणपुरा का भी, ये कहा जाता कि वहां बीजेपी का बहुत होल्ड था, कैसे ढहाया वो किला आपने? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कल्याणपुरा क्षेत्र को मुगालदे में रख के झूठे सपने दिखाती रही, उनका कोई विकास नहीं किया। तो जबरदस्त आक्रोश था। माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याणपुरा आए थे, पूरे भाजपा के कल्याणपुरा क्षेत्र ने मुख्यमंत्री जी सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। तब से मैंने पूरा क्षेत्र कांग्रेस के साथ है। भाजपा ने उनका शोषण किया कल्याणपुरा एरिया का और धोखेबाज भाजपा झूठ बोल के ये सारी राजनीति करती रहे, पर अब हमारे मतदाता समझ गए अब भाजपा के चक्कर में नहीं रहेंगे। ठीक है, हम उमाशंकर गुप्ता साहब का रुख करते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। उमाशंकर गुप्ता साहब, धमका नहीं पाओगे अब आप? ये ऐसी ध्वनि आ रही है अब कांग्रेस से भी कि गिरा देंगे सरकार या सब गिरा देंगे। दूसरा, हार की क्या वजह लगती है ये कहने के अलावा कि परंपरागत सीट थी कांग्रेस की? वो सबसे पहले तो मैं आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया को बधाई देता हूं। वो हमारे पुराने मित्र हैं, जीत कर आए हैं, लेकिन जीत को शालीनता से ही हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। झाबुआ में हम हारे हैं, उसको स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, उस मैनेजमेंट की कमी कहे हैं हम कि जो भी रही है उसका भी हम आकलन करेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे।
लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय भूरिया जी अनेक 40-50 वर्षों तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ है तो 15 साल की सरकार को ही गाली देना अब तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। अब तो उनको करके दिखाना है, और जैसा मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर वो कह रहे हैं निश्चित कह रहे हैं ना करके दिखाएंगे। वो हाँ, कह रहे हैं 15 साल में रहा तो आपने नहीं किया, वो 3 साल में करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने 50 साल में नहीं किया वो कमलनाथ जी के साथ मिलकर वो करेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात जो आपने कही है कि हम हमारी कमजोरियों को देखेंगे, क्या कारण रहा कि हम जनता का तक हम सही बातें नहीं पहुँचा पाए हैं, और उन कमियों को आगे हम दूर करेंगे। एक बार मुकेश शर्मा साहब का रुख करते हैं। रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मुकेश जी, ये मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रमन सिंह ने 18 सभाएं वहां पे की, नुक्कड़ सभाएं की, 23 रोड शो किए, ब्रजमोहन अग्रवाल भी गए, विक्रम उसेंडी भी गए। कैसे हो गई चूक फिर? देखिए, ये सीट प्रवीण जी पहले भी कांग्रेस के पास थी और अभी भी कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे जीते हैं, और ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। चित्रकूट जो है वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो जिस हिसाब से वहाँ पे कार्यकर्ताओं का काम होना था, अंदर अंदर तक जाना था, वहाँ पे नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग वहाँ पे हुआ है, चाहे वो चित्रकूट हो या दंतेवाड़ा हो। ये दोनों स्थानों पर सरकारी मशीनरी का भरपूर दुरुपयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहाँ पे जाते रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम होते रहे हैं, और चुनाव में भी हम पूरी गंभीरता से चुनाव लड़े हैं। अब चूंकि जीत कांग्रेस की हुई, बेंजाम जी की हुई, तो मैं उनको बधाई देता हूं, और कहीं ना कहीं पार्टी का, प्रदेश का नेतृत्व समीक्षा बैठ के करेंगे कि क्या विषय रहा, क्या बात हुई कि वहां पे हमको सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, एक बार कांतिलाल भूरिया साहब का रुख और कर लेते हैं। कांतिलाल भूरिया साहब, इलेक्शन के दौरान हमने दिखाया कई बार, अपनी डिबेट में भी वो वीडियो दिखाए, लोगों ने कहा कि आप तो 2 चीजें चुन रहे हो। हनी बघेल ने भी कहा कि 1 वोट से आप एमएलए भी बना रहे हो, मुख्यमंत्री भी बना रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि उस दौरान तो बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस का कोई नेता इसे समझा नहीं पाया। आप बेहतर समझा पाएंगे कि उस भाषण के क्या मायने थे कि 1 वोट से एमएलए भी, 1 वोट से चीफ मिनिस्टर भी। नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हम जीते हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी आंखें दिखाती थी कि हम सरकार गिरा देंगे, हम ये कर देंगे। अब उनकी बोलती बंद हो गई, और उनके जो झूठे सपने दिखाते थे वो भी उन्होंने झूठे साबित हो गए। यहाँ के मतदाताओं ने पूरी तरह से भाजपा को नकार दिया है, और यहाँ पर वोट खरीदने, शराब के आधार पे वोट लेने की जो उन्होंने साजिश की थी, पर यहाँ के मतदाता बिके नहीं। हमारे झाबुआ के मतदाता बिके नहीं, भाजपा को मुंह की उल्टा खाना पड़ा और यहाँ से भगना पड़ा उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कांग्रेस पार्टी जो कहती वो किया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तब से और यहाँ पे विकास काफ़ी आया है, हर गरीब को मदद मिली है। तो ये मैंने सारी चीज़ें गांव-गांव, जगह-जगह लोगों ने सराहा है। और कर्जा माफ़ी में भाजपा के लोगों का भी कर्जा माफ़ हुआ है। जो यहाँ उम्मीदवार भानु था, उसकी माँ का कर्जा माफ हुआ, अपने पिता का हुआ, उसके भाई का हुआ, और उसके गांव में करीब 60 लोगों का कर्जा माफ हुआ। भाजपा झूठ बोल रही थी कि कर्जा माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, पर हर किसान के हाथ में ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र पहुंच गया था। तो ये सब लोगों को बरगला नहीं पाए, झूठी बातें कर रहे थे, पर वो झूठी बातें फैल नहीं पाई। इस वजह से भाजपा को मुंह तोड़ जवाब यहाँ के मतदाता ने दिया है, और हमने शानदार वोटों से जीत हासिल करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हाथ मजबूत किए हैं। अब भाजपा कभी आंख नहीं दिखा सकते कि सरकार गिराने की बात कर नहीं सकते। अब कांतिलाल भूरिया साहब की नई भूमिका क्या रहेगी? भूरिया साहब, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा? कौन से मंत्रालय संभालेंगे आप?
बिल्कुल मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। मुझे झाबुआ की जनता ने मुझे विधायक बना के भेजा है और वहां जाके जो जो यहाँ पर कमी 15 साल में बीजेपी ने यहाँ पे झाबुआ जिले के साथ विश्वासघात किया है और विश्वासघात के साथ सारी योजना ठप पड़ी है, उन योजनाओं को फिर से हम लागू करेंगे और यहाँ पर जो जो कमियां उसको पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छिंदवाड़ा के मॉडल पर यहाँ पे काम होगा और उन्होंने गोद भी लिया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो दिवाली के बाद आएंगे और यहाँ पे एक रोड मैप बनाएंगे और जो जो कमियां उसको प्राथमिकता से हाथ में लेके नौजवानों को रोजगार यहाँ पे पलायन हो रहा है उसको रोकेंगे और यहाँ पर जितने भी काम अधूरे पड़े उसको भी पूरा करेंगे। ये हमारी वचनबद्धता हम रखी है। ठीक है, उमाशंकर गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि व्यर्थ में आप बदनाम कर रहे थे कि कर्ज माफ नहीं हुआ, कर्ज माफ नहीं हुआ। ये आपके कैंडिडेट के पापा मम्मी का भी वो नाम गिना रहे हैं और 80 लोगों का नाम बता रहे हैं कि उनका कर्जा माफ हो गया था। वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे थे, वो पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया, इसलिए पब्लिक ने कांग्रेस को। देखिए प्रवीण जी, झाबुआ की स्थिति आप भी जानते हैं। झाबुआ कोई हमारी परंपरागत सीट नहीं रही है, एक आध दो बार हम जीते हैं। पिछले लोकसभा में भी माननीय मोदी जी की इस लहर में भी, और वहाँ हम झाबुआ सीट से पीछे रहे हैं। वहाँ एक अलग प्रकार का एक कल्चर है, अलग प्रकार की स्थिति है, उसके विस्तारों में नहीं जाना चाहता। हमारे प्रत्याशी का जो नाम लिया था उसकी माँ का, उन्होंने उस दिन भी स्पष्ट किया है कि ये गलत और झूठा उन्होंने जानकारी दी है। हम पूरे प्रदेश में जानते हैं। देखिए, जीत हार को छोड़ दीजिए, हम हार को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं भी किसान आज भोपाल के आसपास या मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। जनता में आक्रोश है। झाबुआ सीट जीत जाना और आदरणीय कांतिलाल जी जो कह रहे हैं कि एक स्थिरता आ जाएगी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्थिरता आ जाए, क्योंकि सरकार हम तो नहीं गिराना चाहते, लेकिन कांग्रेस के अंतर्विग्रह और बढ़ने वाले हैं। जैसे आपने अभी कहा, जिसका जवाब कांतिलाल भूरिया जी टाल गए, कि वहाँ कहा गया कि एक विधायक ने एक मुख्यमंत्री भी चुन रहे हो आप, तो कांग्रेस में अंतर्विग्रह और झगड़े और बढ़ने वाले हैं। और इस अंतर्विग्रह और झगड़े से हमें ज़्यादा सरोकार नहीं, कांग्रेस का अंतर्गत मामला है, लेकिन उसका प्रभाव जो जनता पे पड़ रहा है, जनता के सारे काम ठप पड़े हैं, अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और जनता में एक प्रकार से इसके कारण परेशानी का मामला है। लेकिन वही जनता चुन के भेज देती सर। नहीं, मैं झाबुआ कह रहा हूँ, वही जनता चुन के भेज दी। प्रवीण जी बिल्कुल उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन झाबुआ की परिस्थिति एक अलग प्रकार की परिस्थिति है। ये मैंने आपसे निवेदन किया है। हम चाहते हैं कि जैसे कह रहे हैं भूरिया जी कि अगर प्रदेश में कोई जनता को जो वायदे किए हैं वो पूरे करें। झाबुआ की जनता से जो किए हैं, कांग्रेस ने जो वचन पत्र चुनाव के पहले दिया था कमलनाथ जी ने, वो केवल मीडिया में ही आता रहा है कि हमने 80% वचन पूरे कर दिए। ना रोजगार की कहीं स्थिति बनी है, ना कर्जे की माफ़ की। आज बिजली की हालत जो है वो हमारे सामने है, सड़क की हालत जो हमारे सामने है, किसानों को जो क्षतिपूर्ति अभी क्षति हुई है उसके बारे में सर्वे तक नहीं हो रहे हैं। ये सारी परिस्थितियाँ इस प्रदेश में इस समय जनता भुगत रही है। और अब मैं ये उम्मीद करूं कि शायद जैसा भूरिया जी कह रहे हैं कि वो जाएंगे और कमल उम्मीद कर रहा है बीजेपी के सीनियर लीडर भी कि अब सब कुछ सुधर जाएगा। हम एक बार फिर रायपुर चलते हैं। रविकांत कौशिक हमारे साथ बहुत देर से। कौशिक माफ कीजिए, थोड़ा विलंब से आया मैं आपसे समझना चाहूंगा केवल कि ये जो इस जीत के मायने आप क्या देखते हैं। बहुत घोर नक्सल प्रभावित जो इलाका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लोहंडी गुड़ा, बास्तानार, तोकापाल, दरभा, ये सब उसी में आते हैं, उसी के ब्लॉक है। तो इस जीत के मायने क्या देखते हैं आप? जीत के मायने भूपेश बघेल की लोकप्रियता, कांग्रेस के 10 महीने के कार्यकाल में जो निर्णय उन्होंने जो लिए, 10 महीने में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी की, किसानों का कर्जा यहाँ माफ हुआ, बिजली बिल यहाँ हाफ हुआ। इसके अलावा पर्टिकुलर बस्तर ही नहीं, 2 आदिवासी क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ का, जिसमें से सरगुजा 14 की 14 सीटें भाजपा से छीन करके कांग्रेस के हाथ में है, और एक है बस्तर संभाग जहां से अब 12 की 12 सीटें। और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बेमिसाल बहुमत मिला है भूपेश बघेल की सरकार को, और इतना शानदार बहुमत तो किसी भी राजनीतिक दल को राज्य गठन के बाद कभी भी नहीं मिला था। एक कीर्तिमान बनाया भूपेश बघेल ने। दूसरी चीज, भूपेश बघेल ने एक संग्राहकों के दाम बढ़ाए, उसके अलावा लोहंडी गुड़ा है, इसके अलावा
इंद्रावती का वो क्षेत्र है, इंद्रावती का जल बचाओ अभियान को लेकर के कांग्रेस के लोगों ने जो आंदोलन जो चलाया वो सारी चीजें थी। और उसके अलावा नया प्रत्याशी भी इन्होंने दिया। कांग्रेस को इस राज्य में नए प्रत्याशी देने के कारण भी बहुत सारे लाभ मिले हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस चुनाव में भी इनको उसी का लाभ मिला है। लच्छूराम कश्यप पुराने प्रत्याशी थे भाजपा के, उसका। और दूसरी चीज, भाजपा छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के अंदर के जो कार्यकर्ताओं की जो मांग जो 2018 के चुनाव परिणाम के बाद जो है, उस परिणाम और उस अपेक्षा को और कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, और दिल्ली उस मामले पर आंख मूंदी बैठी हुई है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति हुई कि दोनों उपचुनाव छत्तीसगढ़ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। भूपेश बघेल सरकार के साथ साथ में एक अच्छी चीज और भी थी कि मोहन मरकाम जो वहीं पड़ोस से विधायक हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, आदिवासी भी हैं, कावासी लकमा, दीपक बैज और अन्य लोग पूरे दिन रात पूरे इलेक्शन के दौरान उस क्षेत्र में लगातार जुटे रहे नाम वापसी के बाद। और जबकि भाजपा के लोग सिर्फ चेहरा दिखाए हैं और बहुत कम जगह पर, अंदर तो वो घुसे ही नहीं, तो वो औपचारिक जवाब दे रहे थे। आपके बगल में बैठे मुकेश शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि आप चेहरा दिखाने के लिए पर कैंपेन करते थे वहां, इसी वजह से कांग्रेस को फायदा हुआ, वो कमिटमेंट नहीं दिखा आपको। मैं बहुत दूर बैठा हूं, 1000 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन कौशिक साहब बिल्कुल बगल में बैठ के आरोप लगा रहे। देखिए प्रवीण जी, सम्मानीय पत्रकार हैं कौशिक जी, एक चीज कि ऐसा कोई काम कांग्रेस की सरकार 9 महीने में की नहीं है जिससे प्रदेश की जनता उनको आशीर्वाद है। प्रदेश, दूसरी बात, वहां पे मैं अभी भी बोलता हूं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। रही बात, ये बोलते हैं कि लोहंडीगुड़ा के अंदर में जो इस्पात उद्योग लग रहा था, तो इस्पात उद्योग में वो जमीन की उपयोगिता औद्योगिक उपयोग के लिए थी, वो औद्योगिक उपयोग नहीं हो पाया, इसलिए कोर्ट के निर्णय पे, न्यायालय के निर्णय पे वो जमीन लोगों को वापस होना ही था। तो इनकी सरकार बनी, उसके बाद हुआ, तो इसका श्रेय भी वो लेने में कहीं ना कहीं सफल हुए। मैं आपकी बात सुन रहा था कौशिक जी, आप जवाब दे दीजिएगा, आपको समय मिलेगा। दूसरी बात, कौशिक जी, आप जानते हैं कि जब यहां घोषणा पत्र जारी किया गया था कांग्रेस का, तो उसमें प्रमुख बिंदु शराबबंदी भी थी। शराबबंदी, क्या शराबबंदी यहां पे लागू हुई है? बेरोजगारी भत्ता भी मुकेश जी माफ कीजिए, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अपने रायपुर और एमपी के जो तमाम बेहतरीन पैनल है उनसे समझेंगे। और इसी के साथ कांतिलाल भूरिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, वो उनके पास वक्त कम है फिर भी उन्होंने आधे घंटे हमारे साथ चर्चा के लिए निकाला, जबकि ये वक्त जो है उनके कार्यकर्ताओं के बीच जश्न और उल्लास मनाने का। बहुत शुक्रिया भूरिया साहब आपका। लेकिन बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो समझेंगे दोनों राज्यों की सियासत में क्या फर्क पड़ेंगे इस जीत के बाद। फिर ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं दोनों राज्यों में हुए उपचुनाव के मायने क्या हैं ये तलाशने के लिए। दोनों राज्यों से हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। जो नए मेहमान भोपाल स्टूडियो से जुड़े उनका तारुफ सबसे पहले मैं करा दूं। डॉक्टर राकेश पाठक हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर पाठक का भी स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर पाठक से ले लेते हैं। डॉक्टर पाठक, क्या इस 2 सीट के अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र, इस पर टिप्पणी आपकी, इस जीत के या वहां दोनों पार्टियों के परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो बहुत संक्षेप में ये कह दिया जाए कि कांग्रेस तो अभी उस सन्निपात की अवस्था से बाहर ही नहीं आई है। राष्ट्रीय मतलब लोग जिताना चाहते हैं, ये जीतना नहीं चाहती। लोग जिताना चाहते हैं, चुनाव लड़ी कहाँ रही कांग्रेस अगर इस तरह से देखा जाए। प्रतीकात्मक रूप से आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में 21 तारीख को मतदान था। कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष, अब तो वे किसी पद पर नहीं, राहुल गांधी 13 तारीख को महाराष्ट्र पहुंचे। हरियाणा में कुल मिला के एक सभा की, दूसरी सभा मजबूरी में विवशता में तब करने गए जब पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्वस्थ हो गई। 15 मिनट का रास्ता दिल्ली से हरियाणा का, यानी कांग्रेस की बात करना भी अप्रासंगिक है। ठीक है, लेकिन जनता कोई संदेश देना चाहती थी, उस संदेश को आप पकड़िए। 2-3 बहुत छोटे छोटे आपको उदाहरण के साथ बात करूंगा। महाराष्ट्र में जब पिछली बार पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने लड़ी थी, उनकी युति नहीं थी, तब महाराष्ट्र में 142 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जो 102 रह गई, जबकि युति बनाकर यानी जुगलबंदी के साथ लड़े हैं।
गुजरात जो बीजेपी के दोनों राष्ट्रीय महानायकों का अपना राज्य है, प्रधानमंत्री का और पार्टी अध्यक्ष का, वहां 6 उपचुनाव हुए, विधानसभा के 4 पर कांग्रेस जीती है। अल्पेश ठाकुर जैसे कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में लाए थे, वो चुनाव हार गए। जैसे गाली देते नहीं थकते थे, वो चुनाव हार गए हैं। कुल मिलाकर जितने उपचुनाव पूरे देश में आज विधानसभा के थे, और एक बड़ा उपचुनाव और आपको बता दूं, और माफ कीजिए हम सब लोग जिस माध्यम के हैं, किसी ने सुबह से अब तक उसकी चर्चा नहीं की, मुझे नहीं मालूम न्यूज़ 18 ने बताया कि नहीं। 17 लोकसभा का उपचुनाव था प्रवीण जी, वहां भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे थी दोपहर में। अब मुझे तात्कालिक आंकड़ा नहीं मालूम इस वक्त का, लेकिन बीजेपी वहां चुनाव हार गई है। ठीक है, लोकसभा का उपचुनाव हार गई। ये एक अंडर करंट है। जनता कोई मैसेज देना चाहती है कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर आओ, हमें जमीन के मसाइल पर बात करनी है। बहुत अच्छा। ये धारा 370, कश्मीर, पाकिस्तान, एक दिन पहले आप तथाकथित गोलीबारी करके बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। मुंबई के फिल्म अभिनेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं महाराष्ट्र में मतदान के एक दिन पहले। ये सब चीजें अब बेमानी हो चुकी हैं। जनता बहुत समझदार है। जवाब लेने से पहले हम जबलपुर चलते हैं। हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सामाजिक एवं न्याय डिपार्टमेंट के लखन घनघोरिया। लखन जी, स्वागत है आपका। मैं तो केवल सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस जीत से कितना मनोबल बढ़ा आपका। हमारे साथ बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उमाशंकर गुप्ता साहब, पहले मंत्री भी रहे शिवराज जी की कैबिनेट में। वो अब इनसे डर खत्म हो गया होगा कि धमकाएगी नहीं बीजेपी की, गिरा देंगे सरकार। वैसे तो प्रवीण भाई आपको एक बात बता दें, कांग्रेसी अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। किसी की धमकी में कांग्रेसी कभी नहीं आए हैं। एक के जो मिथक था भारतीय जनता पार्टी का, एक भ्रम फैला के राजनीति करने का, उसका पटाक्षेप हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष झाबुआ में जाके कहते हैं कि भानु भूरिया जी को जिता दीजिए तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और वहां की झाबुआ की जनमानस ने ये दिखा दिया कि माननीय कांतिलाल भूरिया जी की मेहनत, छवि और कमलनाथ जी के प्रति प्रतिबद्धता, कमलनाथ जी के कामों को जो पसंद किया आम जनमानस ने, बातें कम करना, काम ज्यादा करना और सिर्फ विकास की सोच रखना, इसका परिणाम है जो झाबुआ के चुनाव सामने आए। और वैसे तो पूरे देश का वातावरण, पूरे देश का परिवेश आपको बदलता नजर आ रहा है, और ये संकेत हैं आने वाले समय के बहुत ज्यादा। देर से रुके, थोड़ा देर से जुड़े हमारे साथ, माफ कीजिए, थोड़ा देर से जुड़े। आपके जुड़ने के पहले ये उमाशंकर गुप्ता साहब ये आरोप लगा रहे थे कि अब बहुत भगदड़ मचेगी आपके यहाँ। वो कह रहे हैं कि अभी आप कंफर्टेबल नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि भले संख्या 115 हो गई, लेकिन अब आपके यहाँ भगदड़ बहुत होगी, दावेदार बहुत आ गए, झगड़े बहुत होंगे। ये आरोप है हमारे साथ स्टूडियो में बैठे उमाशंकर गुप्ता साहब का। आपसे जुड़ने से पहले लगाया था उन्होंने। कांतिलाल भूरिया जी तब जुड़े हुए थे। हमारे बड़े भाई हैं उमाशंकर गुप्ता जी। जहां तक गुप्ता जी की तकलीफ है भोपाल की, तो हम समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या है। और भगदड़ की वो बात कर रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं हालात क्या है। कौन इस्तीफा मांग रहा है इनके प्रदेश अध्यक्ष से, कौन से विधायक भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा मांग रहे हैं, सारी चीजें सामने हैं। इनने जब जब चुनौती दी है तब तब हमने स्वीकार की है। और फ्लोर टेस्ट हमने एक बार नहीं कई बार, जितने बार कहेंगे उतने बार करके दिखा देंगे। कमलनाथ जी के प्रति जनमानस ने जनादेश दिया है। अब स्वाभाविक रूप से इनको तकलीफ तो हो रही, 15 साल की सत्ता इनके हाथ से गई, और अब पुख्ता होते दिख रही है कि कांग्रेस की सरकार पुख्ता रूप में चलेगी। तो एक भ्रम में जो पब्लिक आ जाती थी अभी तक, जो अधिकारी आ जाते थे, अब वो बंद हो जाएगा। ये तकलीफ तो इनको हो रही है। आप जवाब ले लेते उमाशंकर गुप्ता के साथ, फिर हम रायपुर का रुख करेंगे। गुप्ता साहब, ये बात सही है, उन्होंने जिक्र किया, मैं सवाल लाने ही वाला था। ये केदारनाथ शुक्ला साहब तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाई राकेश सिंह जो है वो
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लायक नहीं है, इसी वजह से ही हम हार गए। नहीं, एक तो घनघोरिया जी को बधाई देता हूँ, उनकी पार्टी चुनाव जीती है, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। लेकिन मैंने इसी बात पर कहा है कि झाबुआ में जो आपने चुनाव वोट मांगे हैं, कांतिलाल भूरिया को जिताओ तो आप मुख्यमंत्री को जिता रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि ये भगदड़ और मचना है, एक कैंडिडेट मुख्यमंत्री का और आ गया। तो घनघोरिया जी संभल कर रहिए, ये मेरा एक आग्रह था। जो आपने आदरणीय प्रवीण जी कहा है कि ये शुक्ला जी का बयान जो आया, मैंने पूरा उनका सुना नहीं है किस संदर्भ में क्यों कहा है, और ये उनका शायद व्यक्तिगत मत हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जीते तो सामूहिक रूप से, हारे तो सामूहिक रूप से जवाबदारी लेती है, और ये उन्होंने क्यों कहा है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कहीं कोई ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। हम चुनाव हारे हैं, हम जीतते हैं तो भी समीक्षा करते हैं, और हारे हैं तो भी समीक्षा करेंगे और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक बार रायपुर चलते, मुकेश शर्मा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मुकेश जी, जो यहाँ हालात दिखने लगे बीजेपी में, कुछ घंटे ही हुए हैं और एक एमएलए जो बहुत सीनियर एमएलए है, उन्होंने कहा कि केदारनाथ शुक्ला बीजेपी के एमएलए, उन्होंने कहा कि जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं वो कैपेबल नहीं थे, इस वजह से हम हारे। आपके यहाँ भी अब भाजपा में कुछ भगदड़ की गुंजाइश तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक जिम्मेदारी ली जाती है। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है। यदि हार हुई है तो उसकी भी सामूहिक जिम्मेदारी ली जाएगी और हार की समीक्षा की जाएगी कि वास्तव में क्या कमी रह गई और हार क्यों हुई है, तो प्रदेश नेतृत्व उसका समीक्षा करेगी। ठीक है, धर्मलाल कौशिक साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, रविकांत कौशिक, माफ कीजिए, रविकांत कौशिक साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे हालात आपको बनते दिखते हैं कि अब वहां कांग्रेस लगातार स्ट्रांग होती जाएगी और बीजेपी में अंतरकलह ज्यादा हो सकती है? बीजेपी में अंतरकलह ज़्यादा हो सकती है नहीं, बीजेपी में अंतरकलह पिछले कुछ समय से थे, परंतु बीजेपी के अंदर जो पीछे का जो एक रिंग है, उस रिंग मास्टर के कारण जो है एक बहुत सारी चीज़ें इनकी ओपन नहीं होती है, परंतु अब सारी चीज़ें खुल रही है, परत दर परत खुल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, अभी जो है पूर्व में अभी इनके राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राम विचार नेताम का बयान पिछले दिनों आया था। उन्होंने जो कहा था उसके यहाँ मंगतूराम पवार को लेकर के, और अंतागढ़ टेप कांड जो यहाँ एक बहुत चर्चित है, अभी उसके फैसले नहीं आए हैं, उस समय उन्होंने जो कहा वो गौर करने लायक चीज़ें। तो भाजपा में वो अब सब चीज़ें वैसी नहीं है जो कांग्रेस में कभी हुआ करती थी, वो चीज़ें अब भाजपा में आ चुकी हैं, और भाजपा में गुटबाजी नहीं है या अंतरकलह नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी ये मुकेश शर्मा जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता भी अंदर आत्मा से वो कह रहे हैं कि पिछली जो चुनाव हम जो हारे हैं 15 साल बेमिसाल के बाद, इस राज्य में जो 14 सीट हम क्यों हो गए, इसका मंथन करिए और इसकी जवाबदेही तय करिए। परंतु यहाँ तो राजनीति का धर्म अदा करना है, परंतु राजधर्म में तो ये भूल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे, और उसके बाद राजधर्म की जो बात आती थी भाजपा में, वो राजधर्म भाजपा का वो दूसरे रूप में चला गया, इसलिए वो इस प्रकार की स्थिति में आए हैं। और यहाँ कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस आगे भी मजबूत रहेगी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे। केंद्र की भी सरकार ने लखन घनघोरिया साहब के पास एक सवाल लेके जरूर जाऊंगा, बड़ा मौजूद भी है वो सवाल। लखन जी, बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण बता रहे हैं कि भाई बीजेपी कह रही कि आपने सरकारी मशीनरी का यूज कर लिया, कोई कह रहा है कि साहब तो परंपरागत सीट थी। आपके नजरिए से समझूंगा मैं कि ये झाबुआ की जीत की वजह आपको क्या लगती है? बहुत स्पष्ट है कि झाबुआ में माननीय कमलनाथ जी का करिश्माई नेतृत्व और कांतिलाल भूरिया जी की मिलनसारता, व्यवहारशीलता और एक वातावरण जो बिल्कुल भ्रम का रहता था, जो भ्रम का बनाया जाता था, हकीकत की जमीन को लोगों ने पहचाना और जनादेश दिया। जहाँ तक मशीनरी का उपयोग का सवाल करते हैं ये, तो गुजरात में क्या हुआ, 6 में से 4 जगह ये हारे, उसकी क्या सामूहिक जवाबदारी ये लेंगे? ये सामूहिक जवाबदारी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जितनी जगह वाई इलेक्शन हुए हर जगह ये माइनस होते गए,
और ये एक जनमानस का एक व्यू बन चुका है पूरे देश में। कितनी हथकंडे अपनाए, सब कुछ किया, ठीक है, उसके बाद हालात आपके सामने। हालात आप हमारे सबके सामने हैं। हम एक बार राकेश पाठक, डॉक्टर राकेश पाठक का रुख करते हैं। डॉक्टर पाठक, जो बात अभी तक ऐसी कोई खुल के नहीं कह पा रहा, सबकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं अलग अलग है, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये अब कांग्रेस के भी अंदर, मतलब विद इन द पार्टी, जो कई सारे नेता पैदा हो जाते थे जो सत्ता को लेके, उनमें आपके ग्वालियर चंबल के भी नेता शामिल हैं जिन संकेत ऐसे देते थे कि अब बीजेपी के साथ चला जाऊंगा, ये सब रुकेगा आपको लगता है, या फिर उमाशंकर गुप्ता साहब जो कह रहे हैं कि ये और बढ़ेगा? देखिए, प्राथमिक तौर पर तो नहीं लगता कि ये बढ़ेगा, और बढ़ने लायक अब कोई कारण नहीं बचा। कमलनाथ अब एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। देखा जाए तो अब उन्हें ऐसा कोई संकट नहीं है कि राम भाई अगर कुछ कहें तो एकदम सरकार जाने जैसी कोई, वो जो पहले रस्सी पर चल रहे थे, शेरा वेरा भी सब माने अब सब शांत हो जाने वाले हैं। दूसरी बात, स्वाभाविक तौर पर उमाशंकर गुप्ता जी के लिए ये बात कहते रहना ही एकमात्र उपाय रह जाएगा कि अब इनके अंदर गुटबाजी जुड़ा रहता है उससे कि भाई अब जाएगी। लेकिन कम से कम चुटकियों में सरकार बना लेंगे, 15 मिनट में बॉस हुक्म कर दें, सरकार बन जाएगी, शायद इस पर विराम लग जाएगा। इस मौके पर मैं एक सवाल का जवाब और देना चाह रहा हूं प्रवीण जी। ये जो हार है झाबुआ की, इसे सिर्फ नेतृत्व के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए बीजेपी के। ये मूलतः उस मानसिकता की हार है जिस मानसिकता के कारण 10 महीने से अब तक बीजेपी, उमाशंकर गुप्ता जी, शिवराज सिंह जी, राकेश सिंह जी ये स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि नवंबर 2018 में जनादेश उनके विरुद्ध हुआ था। अमन नकार रही है अब जनता। हाँ, ये उस मानसिकता की हार है। जनता ने कहा कि भाई हमने आपको हराया था, सत्ता आपको नहीं सौंपी है, अब तो स्वीकार कर लीजिए। तो नेताओं से ज्यादा इस मानस से इनको निकलने की जरूरत, पूरी पार्टी को निकलना पड़ेगा कि हमें एक सबल विपक्ष की भूमिका जनता ने सौंपी है। अगर सचमुच ये सबल विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे होते इन 10 महीनों में, तो शायद ये लीड 27,000 नहीं होती। हो सकता है कांतिलाल भूरिया जीत जाते, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। ठीक है, एक उमाशंकर गुप्ता साहब का जवाब ले लेते हैं, यहीं बगल में ही बैठे हुए हैं राकेश पाठक जी के। गुप्ता साहब, ये उनके जो शब्द हैं उसको भाव दे देता हूं। वो कह रहे हैं कि एक तरह का घमंड आप लोगों के अंदर आ गया था कि हमारा बहुत जनाधार है। वो कह रहे हैं सिलसिलेवार जो खिसक रहा है वो अब बोध हो जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस जो है वो गेन कर रही है। नहीं, मैं पाठक जी की बात से को स्वीकार करता हूं कि हम हारे हैं और हार हमने स्वीकार की है। और इसलिए आदरणीय पाठक जी को ध्यान होगा कि कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत होने के बाद, बहुमत नहीं होने के बाद भी उस समय चाहती तो बीजेपी भी क्लेम कर सकती थी, लेकिन नहीं सर, बसपा ने मना कर दिया था सर, और निर्दलीय सारे कांग्रेसी थे। कमलनाथ जी भी कहते हैं अभी हमारे साथ बैठे लखन जी, वो बता देंगे। जी जी जी, मेरा निवेदन सुन ले। तो उस समय भी हमने हार को स्वीकार किया है और हार तो हारी है और हारे हैं। बावजूद गुप्ता साहब, आदरणीय गुप्ता जी, फ्लोर पर आप कहते हैं बॉस का इशारा हो जाएगा, एक दिन में सरकार बन जाएगी, हम गिरा देंगे कमलनाथ की सरकार। ये तो कब स्वीकार करेंगे कि सचमुच इस विधानसभा में आपको हार मिली थी? नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमें हार मिली थी और अब विपक्ष में हम बैठे हैं और विपक्ष के निकाल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, देखिए हम एक मजबूत विपक्ष भी हैं और आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वोट हमें 1 लाख ज़्यादा मिला है। लेकिन हाँ, हम हारे हैं, जनता ने विपक्ष की जवाबदारी दी है। लेकिन जिस प्रकार का कांग्रेस का हाल चल रहा है, सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। देखिए, हालत ये हो रही है कि आप मंत्री मुख्यमंत्री के जो रिश्ते हैं, अब आप कह रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब ठीक हो जाएंगे। अफसर डीजीपी लड़ रहे हैं, कलेक्टर एसडीएम लड़ रहे हैं, कहीं कोई डिसिप्लिन नहीं बचा है, अराजकता का वातावरण हो गया है। ये चिंता का विषय है। निश्चित और ये बात बिल्कुल सही है, लखन जी का छोटा रिएक्शन इस पे ले लेते हैं। लखन जी कह रहे हैं अराजकता का माहौल बन रहा है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो वो तब भी बना सकते थे, उन्होंने तो छोड़ दिया आपके लिए कि आप बना लीजिए सरकार। 15 साल की अराजकता खत्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। 15 साल का एक अराजक वातावरण जो बना हुआ था, ये भ्रम में जीना, खुशफहमी में रहना, इनकी अपनी आदत हो सकती है। लेकिन सच्चाई को, हकीकत को इनको समझना चाहिए कि जनमानस ने 10 महीने के अंदर दूसरी बार आपको एहसास दिला दिया कि हकीकत की जमीन क्या है। ठीक है, एक बार हम मुकेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। रायपुर में
मुकेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम सभाएं की आपकी तुलना में सीएम भूपेश बघेल ने वहां पे चित्रकूट में, रमन सिंह ने ज्यादा की, नुक्कड़ सभा ज्यादा किए, रोड शो ज्यादा किए। यही जो सवाल यहां पर एप्लीकेबल है एमपी में, ये आप पर भी है कि अब नकार रही है पब्लिक क्या बीजेपी को वहां रायपुर में भी? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दोनों की स्थिति एकदम अलग है। झाबुआ उतना संवेदनशील जगह नहीं है, वहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र वो नहीं है, लेकिन चित्रकूट जहाँ पे अभी उपचुनाव हुए हैं वो काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे वातावरण होने से कि हमारे नेतागण, हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे स्थानों में जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इसके वजह से हमारी हार हुई है, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस की तारीफ करिए सर, जंगल जंगल जाकर प्रचार कराए वो लोग। नहीं देखिए, हम हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि 9 महीने के अंदर में छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। सारे विकास कार्य के लिए आवंटित जो पैसा था उसको वापस बुला लिया गया और सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। कोई विकास कार्य हुआ नहीं है, कोई नया योजना आया नहीं है, कोई नया काम हुआ नहीं है। आर्थिक अराजकता की स्थिति यहाँ भी है, कर्जे पे कर्ज सरकार लिए जा रही है। तो ऐसा कोई स्थिति है नहीं 9 महीने के सरकार में कि इनको जनता का आशीर्वाद मिले। लेकिन चूंकि मिंजाम जी की जीत हुई, मैं अभी तो ये अलग बात है, फिर भी जीत के आ जाते हैं। रविकांत कौशिक साहब आपके बगल में बैठे हुए मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अराजक माहौल है अभी भी वहां, फिर कैसे जीत जाते हैं चित्रकूट भी और दंतेवाड़ा भी? तो ये प्रवीण भाई ये बता देना कि ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, 14 इनके विधायक हैं, 14 दिन भी तो प्रदर्शन नहीं किए इस मुद्दे को लेकर के। 3 दिन पहले क्या इन्होंने प्रदर्शन किया अब तक के? कितने चीजों को लेकर के? वादा खिलाफी में सर से पैर तक डूबे रहे ये लोग, केंद्र हो चाहे राज्य हो, और उसी का ये परिणाम है कि जनता इनको नकार रही है। भूपेश बघेल की लोकप्रियता इस राज्य में बढ़ी है और उन्होंने जो वादा किया उसमें से कम 50% वादों को, ठीक है 1-2 मुद्दे हैं जिनको इन्होंने गिनाया, उन मुद्दों को उन्होंने नहीं किया, परंतु उन्होंने तो कहा है कि हम उसको करेंगे। समुचित प्रबंध देख करके, समुचित वैसा नहीं करेंगे कि रातों रात हम नोटबंदी कर दिए, रातों रात हम रात को सदन बुला करके हमने मतलब GST लागू कर दिया, हम वो नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि शराबबंदी के मुद्दे पर मुकेश शर्मा जी ने उठाया। फिर बीजेपी, ये क्यों भूलते हैं बीजेपी कि उसी बस्तर में कभी 11 सीट और कभी 12 सीट हुआ करती थी जब इनकी, तब फिर कहां थे आपके कार्यकर्ता? और आज आप जो हार गए तो आप उसको दूसरे रूप में बताएं। सच को स्वीकार करे बीजेपी। हाँ, हालांकि ये बात ये तथ्य करने वाला नहीं है कि बहुत सुदूर ग्राम मतलब हाईली सेंसिटिव जोन में इसलिए क्या कार्यकर्ता कभी इनके 11 सीट एक बार हम लखन गनगोरिया जी नहीं, मैं एक बार लखन गनगोरिया का रुख कर लेते हैं। लखन जी, ये सब ठीक है, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग मसले हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई आपकी? बहुत सारे कमिटमेंट आपने कर दिए थे, झाबुआ में भी बहुत सारे, वो जल्दी जल्दी फुलफिल करने होंगे, नहीं तो फिर लोग नाराज हो जाएंगे कि भाई उन्होंने वोट आपके भरोसे पे दिया, आपके तमाम नेताओं के, कमलनाथ जी के उन बयान और उनके भरोसे पे दिया है वोट। देखिए प्रवीण जी, हम घोषणा नहीं करते, हमने जो वचन पत्र दिया है हम अपने वचन पे अमल करते हैं और 10 महीने में हमने अपने 100 वचनों पे अमल किया है। ये मध्य प्रदेश का जनमानस स्वीकार कर चुका है और जितने वचन पत्र में हमारी जितनी वचन है उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हम झूठी घोषणा नहीं करते या घोषणा वीर बनने का हमको शौक नहीं है। हम यथार्थ की जमीन को समझते हैं और उस पर चलना लाजमी समझते हैं। इसलिए हम समझते कि कोई भी चुनौती हो जो सच्चाई की राह पे चलेगा उसको सारी चुनौतियां बड़ी सरल लगेंगी। इसलिए हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। हमारा नेतृत्व ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो वास्तव में विकास पुरुष के रूप में जाना माना जाता है। छिंदवाड़ा मॉडल
पूरे प्रदेश ने स्वीकार किया और वो दिन भी पूरा देश देखेगा जब मध्य प्रदेश व्यवस्थित और विकसित प्रदेश बनेगा और देश मध्य प्रदेश के मॉडल को स्वीकार करेगा। क्या बात है, बहुत आदर्श बातें हैं सर। एक बार हम स्टूडियो का रुख करते हैं। डॉक्टर पाठक हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर पाठक, ये जो अभी लखन जी ने कहा भी ये सब पूरे मसले को लेके, अब बहुत सारे कमिटमेंट जब हो जाएंगे, अभी ठीक है कि लोगों का जो आपके ही जो शब्द है कि बीजेपी से मोह भंग हो रहा है, इनसे जुड़ रहा है कांग्रेस से, लखन जी की पार्टी से, लेकिन फिर उम्मीदें भी तो उसी तेजी से बढ़ती हैं ना लोगों की। निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल, और वो भी खासतौर से 15 साल बाद आदरणीय लखन जी आप सत्ता में आए हैं, तो आपसे उम्मीदों का आसमान बहुत विस्तृत है जनता का। इन 10 महीनों में काम निश्चित तौर पर आप कर रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री बहुत तजुर्बेकार हैं, 40 वर्ष का उनका राजनीतिक अनुभव है, केंद्र में मंत्री रहे हैं। लेकिन जो आरोप लखन जी इन अपेक्षाओं के साथ उमाशंकर गुप्ता जी जो बातें कह रहे थे, उनको अगर आपने उन पर विराम नहीं लगाया, जो खुलेआम आरोप, मंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते, विधायक कह रहे हैं कि मंत्री नहीं मिलते, विधायकों पर जिलाध्यक्ष आरोप लगाते हैं, आपके बड़े कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी कमियां गिनाते हैं, जो काम इनको करना चाहिए वो आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं इतने दिनों से। अगर इस पर विराम नहीं लगा तो ये उम्मीदें दरकना शुरू हो जाएंगी। एक साधारण नागरिक के तौर पर भी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, माफ कीजिए, हमको वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। एमपी के तमाम मेहमानों का, छत्तीसगढ़ के तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हम। और डॉक्टर पाठक ने जो बात कही उससे जरूर इत्तेफाक है कि जब आपसे उम्मीदें लोगों की बढ़ जाती हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जो लखन जी कह रहे हैं, देखते हैं वो कब तक साकार होगा कि जो छिंदवाड़ा मॉडल है वो एमपी मॉडल में कब तब्दील होगा, ये देखेगी तमाम पूरे प्रदेश की जनता। सभी मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया। आज प्राइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।